हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 इंग्लिश बुक हनी कॉम का चैप्टर नंबर 1 द 3 क्वेश्चंस। आइए जानते हैं किस चैप्टर में क्या है। सबसे पहले हम लोग बिफोर यू रीड पढ़ेंगे ये वाला। ए किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज़ सीकिंग आंसर टू देम। व्हाट आर द क्वेश्चंस? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स। मतलब कि एक राजा है जो इसके 3 सवाल हैं और वो 3 सवालों के जवाब चाहता है। तो क्या ही उन सवालों के जवाब उसे मिले और क्या जो राजा चाहता था वो उसे मिला, यही चीज़ इस पूरे चैप्टर में समझाई गई है। वैसे अगर मैं एक शॉर्ट समरी बताऊँ इस चैप्टर की, तो 3 सवाल हैं जो राजा उसके जवाब जानना चाहता है। राजा इसलिए उसके जवाब जानना चाहता है क्योंकि राजा सक्सेसफुल बनना चाहता है। कोई भी राजा सक्सेसफुल बनना चाहता है, मतलब अपने देश की तरक्की चाहता है, अपने देश को सिक्योर चाहता है, ताकि वो इतना प्रसिद्ध हो जाए कि उसके मरने के बाद भी लोग उसे याद रखें। तो आइए इस चैप्टर के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट he would never fail if he knew the 3 things. The 3 things were: what is the right time to begin something? Which people should he listens to? What is the most important thing for him to do? एक राजा था, कोई भी राजा, सर्टेन किंग मतलब कोई भी राजा, उसका नाम नहीं दिया गया है। उसने सोचा कि अगर मुझे 3 सवालों के जवाब मिल जाए तो मैं कभी फेल नहीं होऊंगा, मैं जीवन में हमेशा सक्सेसफुल रहूँगा। वो 3 सवाल क्या थे? सही समय क्या है किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए। दूसरा सवाल था कौन से वो लोग हैं जिसको उसे सुनना चाहिए, मतलब जिसके एडवाइस को वो उसे लेना चाहिए। अब वो राजा है तो उसके पास बहुत सारे लोग हैं एडवाइस के लिए, बहुत सारे मुद्दों पर बहुत अलग अलग तरह के एडवाइस देते हैं, पर उसे किसकी एडवाइस लेनी चाहिए, किसकी एडवाइस उसके लिए सबसे बेस्ट है। और तीसरा सवाल था व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। एक राजा को करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कि देश की सिक्योरिटी, देश को आगे बढ़ाना और सुरक्षा करना, पैसे बढ़ाना, देश के बहुत सारी चीज़ें। तो उसे किस मैटर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ये उसका तीसरा सवाल था। आइए आगे जानते हैं। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स मतलब होता है उसके दूत, मतलब वैसे लोग जो राजा के मैसेज को पूरे देश में फैलाते हैं थ्रू आउट हिज किंगडम। और वो मैसेज क्या था हम सब लोग जानते हैं। प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। तो राजा ने अपने मैसेंजर्स को भेजा, अपने दूतों को भेजा, अपने पूरे राज्य में फैला दिया ताकि वो ये खबर फैला सके कि ये 3 सवाल है भाई, और जो भी इसका जवाब देगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। बहुत सारे वाइज लोग यानी कि समझदार लोग आए राजा के दरबार में और सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से आंसर्स को दिया, उस क्वेश्चन के आंसर को दिया। और जाहिर सी बात है जब लोग अलग होते हैं तो सोच अलग होती है, थिंकिंग प्रोसेस अलग होती है, तो आंसर भी अलग ही आएंगे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन मतलब जो समझदार लोग हैं वो दरबार पहुंच चुके हैं और पहले क्वेश्चन का जवाब वो लोग देने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या था कि सही समय क्या है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने का। सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, ओनली दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। मतलब कुछ लोगों ने ये सुझाव दिया कि आपको एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उस टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए। सिर्फ इसी प्रकार से आप प्रॉपर टाइम टेबल बना के ही किसी भी चीज़ को सही समय पे कर सकते हैं। अदर सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम टू फॉर डूइंग एनी समथिंग। और सही में किसी भी चीज़ को सही समय करने का हम नहीं जान सकते क्योंकि हम फ्यूचर नहीं जानते। मान लीजिए कि उसके देश पर सीक्रेट अटैक हो जाए तो उसे कैसे पता चलेगा कि अभी मुझे जंग की तैयारी शुरू करनी चाहिए कि मुझ पर अटैक होने वाला है। तो ये तो इम्पॉसिबल है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। तो दूसरे व्यक्ति ने यही कहा था कि कोई सही समय नहीं बता सकता है आपको क्योंकि आप फ्यूचर नहीं जानते हैं, बस आपको फुलिश थिंग्स नहीं करनी है। मतलब कि अपने प्लेजर के लिए घुड़सवारी कर ली
ऐसे ही ऐश मौज कर लिया, वो सब नहीं करना है। ज़रूरी काम जो है देश के लिए, मेरे लिए, वो करते रहना है। और टाइम पे उतना ध्यान नहीं देना कि सही टाइम क्या है, जो टाइम कर रहे हो वही सही टाइम है। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at proper time. और कुछ लोगों ने ये सुझाव दिया कि आपको एक काउंसिल चाहिए, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए, समझदार लोगों का, जो आपको बताएंगे कि किस समय पे आपको क्या करना चाहिए। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। और जो इन लोगों ने ये सुझाव दिया, उनका मानना था कि एक इंसान की इंटेलिजेंस कम होगी, सबके मिला के बहुत ज़्यादा होगी, तो वो सही टाइम डिसाइड कर पाएंगे। Without help from others, the right time for every action, बिना किसी और के मदद के सही समय किसी भी एक्शन के लिए हम डिसाइड नहीं कर सकते। But then others said that there were some things which would be urgent. कुछ लोगों ने बोला कि कुछ चीज़ें अर्जेंट होती हैं, उसमें सोच विचार करने का समय नहीं है। जैसे मान लो कि देश पे हमला हो गया तो क्विक एक्शन लेना पड़ेगा, तो उसके लिए सोचने का समय नहीं है। These things could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magicians could do that. कुछ काउंसिल के लोग, जो समझदार लोग आए थे, उन्होंने कहा कि नहीं, काउंसिल की कोई ज़रूरत नहीं है, काउंसिल आपको सोच विचार के ही बताएगा। पर कभी कभी कुछ डिसीजंस क्विक लेने पड़ते हैं, तो उसके लिए का उस समय नहीं होता है, तो आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो फ्यूचर जानते हैं। वैसे लोग कौन होते हैं? मैजिशियन यानी जादूगर। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू अ मैजिशियन। तो उन लोगों ने एडवाइस दिया, काउंसिल की ज़रूरत नहीं है, आप जादूगर को बुला लो। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि उसे किसकी बात सुननी चाहिए, किसकी एडवाइस लेनी चाहिए। सम सेड दैट द पीपल most necessary to the king were his counselors. Others said counselors, मतलब लोगों ने कहा कि आपको किसकी एडवाइस सुननी चाहिए, तो काउंसलर्स, जो आपको एडवाइस देते हैं, जो आपके काउंसिल के मेंबर हैं, उनकी बातें आपको सुननी चाहिए। अदर्स सेड द प्रीस्ट, यानी कुछ लोग पुजारी टाइप के थे, तो उन्होंने बोला कि आपको धर्म गुरु की बात सुननी चाहिए, वही आपको सही मार्ग दिखाएंगे। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स। कुछ लोगों ने कहा कि आपको डॉक्टर्स की बात सुननी चाहिए, क्योंकि वो हेल्थ स्पेशलिस्ट है तो कुछ अच्छा बताएंगे। एंड येट अदर्स सेज दैट हिज सोल्जर्स वेयर द मोस्ट नेसेसरी। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, आपको सोल्जर्स की एडवाइस लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए जंग लड़ते हैं, जान देते हैं, तो आपको उनके एडवाइस लेनी चाहिए। टू दी थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन क्या था? थर्ड क्वेश्चन क्या था कि उसको सबसे ज़रूरी काम क्या है उसके लिए करना। मतलब राजा है, बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए, पर सबसे पहले और सबसे ज़रूरी काम क्या है? सम सेट साइंस, आपको साइंस विभाग पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप विज्ञान को बढ़ाओगे तो देश अपने आप बढ़ जाएगा। अदर्स चूज़ फाइटिंग, कि आप राजा हैं तो आप लड़ाई पे ध्यान दें, आपका काम है लड़ना, अपने देश की सुरक्षा करना, इसलिए। येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, कुछ लोगों ने कहा आपको पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि भगवान ही सब कुछ हैं। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वेयर सो डिफरेंट, राजा के सभी सवाल के जवाब बहुत अलग अलग दिए अलग अलग लोगों ने। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड, किंग सेटिस्फाइड नहीं हुआ, मतलब उसका मन नहीं माना कि ना आंसर सही नहीं है, तो उसने कोई इनाम नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। तो फिर उसने कुछ सेटिस्फाई होकर कुछ रिवॉर्ड नहीं दिया, उसने सोचा कि इंस्टेड, मतलब कि उसके अलावा, मतलब ये नहीं किया, कुछ और किया। ही डिसाइडेड टू सीक एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट मतलब कि संत कह सकते हैं, जो पूरे मोह माया को त्याग के जंगलों में रहते हैं अकेले, उसको जाके उससे अपने सवालों का जवाब जानना चाहा, और जो कि बहुत प्रसिद्ध था अपने विजडम, यानी कि अपनी बुद्धिमानी, अपनी अकल के लिए। ठीक है। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, यहाँ वुड का मतलब ये नहीं है कि लकड़ी में रहता था, वुड का मतलब यहाँ पर स्मॉल फॉरेस्ट, यहाँ देखिए स्मॉल फॉरेस्ट लिखा हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। एक हर्मिट, जो हर्मिट था वो वुड में रहता था, यानी जंगल में रहता था, और वो कभी उस जंगल को छोड़ के कहीं जाता नहीं था। जिसको भी उससे बात करनी है उसको जंगल में जाना पड़ेगा। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल,
और वो किसी बड़े राजा या अमीर लोगों को नहीं देखता था, यानी उनके दिक्कतों को दूर नहीं करता था, सिर्फ साधारण लोगों की दिक्कत को दूर करता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, तो राजा ने साधारण कपड़े पहने, अपने शाही पोशाक उतार दिए। बिफोर ही रीच द हर्मेट हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। अगर वो जब निकला था तो हाथी घोड़े पूरी सुरक्षा के साथ निकला था, पर वो नॉर्मल लोगों को देखता था वो हर्मिट, इसलिए वो वहाँ पहुँचने कुछ दूर पहले ये सब छोड़ के चला जाता है, और कपड़े तो नॉर्मल पहने ही थे। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. जब वो राजा उस हर्मिट के कुटिया के नज़दीक आया तो वो देखा कि वो डगिंग कर रहा था। डग मतलब क्या होता है, खोद रहा था, मिट्टी को खोद रहा था, शायद उसे कुछ बोना हो, तो वो अपने हट के आगे खोद रहा था। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। ग्रीटेड द किंग मतलब कि उसका स्वागत किया। स्वागत कैसे, जैसे विदेशों में हेलो बोलते हैं, हमारे यहाँ नमस्ते बोलते हैं, तो उसने नमस्ते किया और फिर डिगिंग करने लगा, फिर खोदने लगा। जो अगर कोई आम इंसान होता तो वो राजा को देख के बहुत खुश होता है या कुछ अलग उसका प्रतिक्रिया होती, पर वो एक जाके हर्मिट है तो उसको ये सबसे कोई मतलब नहीं है, आप राजा हो क्या हो, आपके लिए उसके लिए वो आप एक आम इंसान हो। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। जो हर्मिट था वो बूढ़ा था और कमज़ोर हो चुका था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथेड हैविली। और जैसे कि वो काम कर रहा था तो वो बहुत तेज़ से सांस ले रहा था, मतलब हाँफना कहते हैं ना, उसे हाँफ रहा था वो। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव केम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। मैं आपके पास आया हूँ ताकि आप मुझे मेरे 3 सवालों के जवाब दे सकें। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। सही समय पर, पहला क्वेश्चन जो था, सही समय पर सही काम कैसे करूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट। किन लोगों की मुझे एडवाइस माननी चाहिए और सबसे ज़्यादा मुझे किन लोगों की ज़रूरत है। एंड वाट अफेयर्स आर दे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब किस मैटर पे मुझे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। हर्मिट ने सुना, बहरा थोड़ी था, उसने सुना कि राजा ने क्या कहा, पर वो कुछ नहीं कहा। ही वेंट ऑन डिगिंग, मतलब वो खोदता ही रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, आप थक चुके हैं। राजा को लगा कि वो थक चुका है, उसे दया आ गई उस बूढ़े कमज़ोर पर, और उसने बोला, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। मुझे स्पेड दे दो। स्पेड आप लोग देखते होगे जैसे शमशानों में देखते होगे, जो मिट्टी खोदने के लिए काम आती है। तो उसे बोला कि मुझे दे दो, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। क्यों बोला, पहले तो दया आ गई, दूसरा सोचा कि मैं मदद करूँगा तो शायद मेरे आंसर्स ये मुझे बता दे। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड। तो हर्मिट ने बोला शुक्रिया और अपने हाथों से उसे वो स्पेड दे दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो फिर बैठ गया ज़मीन पे। आइए अब आगे पढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या हुआ। When the king had dug 2 बेड्स, जब उसने 2 गड्ढे कर लिए, लगभग बहुत गहरा कर लिया, उसे 2 बेड तक 2 गड्ढे कर लिए। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, वो रुक गया और उसने सोचा कि यार अब तो मदद भी कर दी, अब तो जवाब बता ही देगा। द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप, पर हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया और खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो खड़ा हुआ और अपनी जो स्पीड थी उसे वापस मांग ली कि ला भैया मुझे ही करने दो। एंड लेट मी वर्क, आप आराम कीजिए और मुझे ही करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पीड एंड कंटिन्यू टू डिग। राजा को लगा कि लगता है नाराज़ हो गया, मैं थोड़ी और काम कर लेता हूँ तो शायद आंसर बता दे। बूढ़ा बेचारा क्या काम करेगा। 1 आवर पास्ट, एक घंटा बीत गया। देन अदर, 2 घंटे बीत गए। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज। द सन वेंट बिहाइंड द ट्रीज मतलब शाम होने वाली थी। अब जैसे आप पेड़ों से देखोगे शाम में तो सूरज डूबता हुआ नजर आता है। एंड एट लास्ट द किंग स्टक स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर आंसर टू माई क्वेश्चंस। आखिर में उस फावड़े को उस राजा ने ज़मीन में ही घुसा के छोड़ दिया, उसी में धंसा रह गया और उसने कहा कि आई केम टू यू वाइज मैन, समझदार इंसान, वो आंसर जानने के लिए अपने क्वेश्चन का। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर
टेल मी सो आई विल रिटर्न माई होम। अगर आप मुझे आंसर नहीं देंगे तो मुझे बता दीजिए, मैं अपने घर वापस चला जाऊँगा। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट। हर्मिट ने उसके जवाब में कुछ नहीं कहा, पर कहा कि कोई हमारे पीछे से दौड़ता हुआ आ रहा है। यहाँ पर इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो जाता है। अब हम कौन दौड़ते हुए आ रहा है, राजा को अपने सवालों के जवाब मिले या नहीं, ये सब चीज़ें हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। पर उससे पहले एक कंप्रीहेंशन चेक, मतलब आप लोगों ने जो पढ़ा कितना समझे उसका। वाई डिड द किंग वॉन्ट टू नो आंसर टू द 3 क्वेश्चंस? बिकॉज ही वॉन्ट टू सक्सेसफुल किंग, क्योंकि वो सक्सेसफुल किंग बनना चाहता था और उसको लगता था कि अगर ये 3 सवाल के जवाब मुझे मिल गए तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। दूसरा MCQ है, मैसेंजर वेयर सेंट थ्रू द किंगडम, वाई? तो नंबर 1, टू फेच वाइज मैन, समझदार लोगों को लेके आने के लिए। टू फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चंस, टू फाइंड आंसर टू द 3 क्वेश्चंस जो उसको चाहिए थे। टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, वाइज हर्मिट के लिए। टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस। तो देखो पहला वाला तो नहीं होगा, वाइज मैन को लाने के लिए तो नहीं किए गए थे, पहला वाला नहीं होगा, कट। दूसरा वाला टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चंस, नहीं, ये भी नहीं था। टू लुक फॉर वाइज हर्मिट, ये तो बाद में हुआ था, ये भी नहीं था, तो यही होगा, चौथा ही होगा। चौथा कैसे होगा? टू अनाउंस रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर टू दिस क्वेश्चंस, तो यही होगा। और इसी के साथ कॉम्प्रिहेंशन चेक खत्म हुआ। अब हम पार्ट 2 को शुरू करेंगे। अब हम पार्ट 2 शुरू करेंगे उसी कहानी का जहाँ तक हम छोड़ के चले गए थे। द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। जब उस हर्मिट ने कहा कि देखो पीछे से कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, तब राजा पीछे मुड़ा और देखा तो एक दाढ़ी वाला व्यक्ति, बियर्डेड मैन मतलब दाढ़ी वाला व्यक्ति, दौड़ते हुए आ रहा था। हिज हैंड्स वेयर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। वो अपने हाथों से बहुत जोर से अपने पेट को दबाए हुए थे, जैसे चोट लगती है तो आदमी अपने वॉन्ड्स को या खून को बहने से रोकता है वैसे। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जहाँ से, देखो मैंने बताया था, जहाँ से ब्लड बह रहा था। When he reached the king he fainted, fainted मतलब बेहोश हो जाना। यहाँ लिखा हुआ है lost consequences, मतलब अपना ध्यान खो देना, बेहोश हो जाना। And fell to the ground, और ज़मीन पे गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा और हर्मिट ने उसके कपड़े हटाए और देखा एक बड़ा वाउंड, वाउंड मतलब घाव, बड़ा घाव उसके पेट पर। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हैंकरचीफ, मतलब अपने रुमाल को धोया और उससे उसके जो वाउंड थे उसको बंद किया ताकि खून रुक सके और वो बच सके। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, पर खून बहना नहीं रुक रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, मतलब उसने बार बार वही प्रोसेस किया जब तक कि खून बहना बंद न हुआ। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, फिर उस व्यक्ति, उस बियर्डेड मैन को अच्छा लगा और उसने पीने के लिए कुछ मांगा, टू ड्रिंक। द किंग ब्राउट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, राजा एक साफ जल लाया, स्वच्छ पानी, और उसे दे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल। हम लोगों ने इससे पहले पार्ट में ही देखा था कि शाम तो हो ही गई थी, तो इस बार रात हो गई और हवा ठंडी हो गई। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प carried the wounded man into his hut and laid him on the bed. हर्मिट की मदद से राजा ने उस बियर्डेड मैन को टांगा और ले आके बिस्तर पे लेटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइटली, वो इंसान बियर्डेड मैन चुपचाप बिना कुछ बोले उस बिस्तर पे लेट गया, सो गया, चोट लगी थी, थका हुआ भी था। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, अब राजा है, उसको रोज़ तो आदत नहीं है इतने काम करने की, तो थक गया और वो भी नीचे ज़मीन पे सो गया। ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू आउट द नाइट, अब पूरे रात सोता रहा। व्हेन ही अवोक, मतलब जब वो उठा, इट वाज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. अब वो उठा तो उसको तो रोज़ आदत है कि जब वो उठे तो आलीशान महल में उठे, 4-5 नौकर उसके पास हो, तो कुछ समय उसको लगा याद करने में, कह रहे कल हुआ क्या था। फिर उसको याद आया और फिर उसने सोचा कि अरे उस अजीब से बियर्डेड मैन का क्या हुआ जो बेड पे लेटा हुआ है।
फॉरगिव मी, उस बियर्डेड मैन ने बोला मुझे माफ़ करो। सेड द बियर्डेड मैन इन हिज वीक वॉइस, अपने लड़खड़ाते वॉइस में, उसे चोट लगी थी इसलिए कमज़ोर था, लड़खड़ाते वॉइस में बोला कि मुझे माफ़ करो। व्हेन ही सॉ द किंग वाज अवेक, जब उसने देखा कि राजा उठ चुका था। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग, मैं तो आपको जानता भी नहीं और मैं किस चीज़ के लिए आपको माफ़ करूँ, ये राजा ने कहा। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, उस बियर्डेड मैन ने कहा कि तुम मुझे नहीं जानते हो पर मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज टू यू, मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने स्वेयर मतलब कि कसम खाई थी कि आपसे बदला लेकर रहूँगा। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, मतलब ये भी किसी राज्य का था जिस पर हमारे जो मेन राजा हैं, जिस पर कहानी है, उसने हमला किया और उनके भाई को मार दिया और उनकी प्रॉपर्टी सीज कर ली, मतलब अपने अंदर में ले ली। आई नो यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हरमेट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, मुझे पता चला कि तुम उस हरमेट से मिलने जा रहे हो और अकेले जा रहे हो, तो जब तुम वापस लौटोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, ऐसे मैंने योजना बनाई। अब आगे देखते हैं। बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न, पर दिन बीत गया पर तुम वापस नहीं आए। वापस क्यों नहीं आया था? क्योंकि वो तो हरमिट का मदद करने लगा था, डिगिंग करने लगा था। बट द डे सो आई फेल्ट माई हाइडिंग प्लेस, आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, मैंने जहाँ छुपा था उस जगह को छोड़ दिया व्याकुल होके। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड्स, मैंने तुम्हारे बॉडी गार्ड्स पर हमला किया, जिन्होंने मुझे पहचान लिया। हु रिकोगनाइज मी एम वाउंडेड मी, जिन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे बहुत बुरी तरह से मारा, उन्होंने ही मुझे वो वाउंड दिया यानी घाव दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई कुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वॉन्ड्स, मैं उनसे बच के तो भाग गया, पर अगर तुम लोगों ने मुझे ड्रेस नहीं किया होता, पट्टी नहीं की होती, तो शायद मैं मर जाता। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैं तुम्हें मारना चाहता था और तुमने ही मेरी जीवन बचाई। नाउ इफ़ आई लिव I will serve you as your most faithful servant and will order my son to do the same. Forgive me. फिर उसने कहा कि तुमने मेरी जान बचाई, मैं तो तुम्हें मारना चाहता था, तो अगर मैं बच गया तो मैं तुम्हारा सबसे फेथफुल, सबसे विश्वासमंद सर्वेंट बनूंगा और मैं अपने बच्चों को भी बोलूँगा कि यही करें तुम्हारे लिए, मुझे माफ़ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो ईजली, कोई भी राजा ये नहीं चाहेगा कि उसके बहुत सारे एनिमीज़ हो, देश को चलाने में दिक्कत हो गया और उसकी एक एनिमी जो उसे मारना चाहता, इतना आसानी से उसका इतना फेथफुल व्यक्ति बनना चाहता है, तो कितनी खुशी की बात है। एंड हैव टू वॉर्न हिम बाय ओवर एज फ्रेंड, और उसको फ्रेंड बन गया उसका, तो कितनी खुशी की बात है राजा के लिए। ही इज़ नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड send his servants to his son to his own doctor to look after him and he promised to give him back the man in his property। उसने सिर्फ, राजा ने सिर्फ उसे माफ़ नहीं किया, उससे ये भी कहा कि मैं तुम्हें अपने वो डॉक्टर को भेजूँगा तुम्हें देखने के लिए, और उसकी जो ज़मीन हथियाई थी ना वो भी वापस कर दिया, क्योंकि वो अब उसका दोस्त बन चुका था। अब आगे देखते हैं। लिविंग दी वाउंडेड मैन, फिर उस चोटीले इंसान या फिर दरियाले इंसान जो बियर्डेड मैन है उसको छोड़ के द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हरमेट, और हरमेट के लिए चारों तरफ देखने लगा कहाँ है। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टाइम टू गेट आंसर टू दिस क्वेश्चन, उसने सोचा कि अब जाने से पहले एक बार तो भाई बता ही दे जवाब सवाल के। द हरमेट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैज़ बीन डग डे बिफोर, वो बीज बो रहा था वही गड्ढे में जिसे एक दिन पहले उन दोनों ने मिलकर खोदा था। द किंग वेंट अप टू द हरमेट एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, आखिरी बार मैं जाने वाला हूँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि मेरे सवाल के जवाब क्या है। अब हम आगे देखते हैं, लगभग चैप्टर अब ख़त्म ही है। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हें आंसर बताया जा चुका है। सेड दी हरमेट, हरमेट ने कहा। स्टिल बेंडिंग डाउन ऑन द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज स्टूड बिफोर हिम, और जब वैसे ही नील डाउन करके बैठा हुआ था और राजा की तरफ देख के बोला कि तुमको तुम्हारा जवाब मिल चुका है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, वॉट डू यू मीन, मुझे जवाब कैसे मिला, तुम्हारा मतलब क्या है, राजा ने पूछा। तुमने तो कुछ बताया नहीं, तो मुझे जवाब मिला कैसे। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हरमेट, तुमने देखा नहीं, उस हरमेट ने बोला। इफ़ यू हैड नॉट
pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away, and then that man would attack you, and you would have wished you had stayed with me. मतलब कि अगर तुमने मेरे लिए मुझ पर पिटीनेस यानी कि दया नहीं की होती तो तुम चले जाते और फिर वो आदमी तुम पे हमला करता, तुम वहीं पे मारे जाते। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वेयर डिगिंग ऑन द बेड्स। तो सबसे ज़रूरी काम वो है जब सबसे सही समय वो है जब तुम मेरे लिए गड्ढा खोद रहे थे। जो पहला सवाल था कि सबसे सही समय क्या है, एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। और सबसे दूसरा सवाल था कि मैं किस पे भरोसा करूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट मैन क्या है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैन उस क्षण में था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और तीसरा सवाल था ना कि सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस क्या है मेरे लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है, तो उस समय सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था कि तुम मेरे लिए कुछ अच्छा करो। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, फिर उसके बाद जब वह इंसान हमारे तरफ आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वेयर केयरिंग फॉर हिम। तो उस समय सबसे इम्पॉर्टेंट समय, सबसे सही समय था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वॉन्ट्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू। क्योंकि अगर उस समय तुम उसके वॉन्ट को ठीक करने में मदद नहीं करते तो शायद वो मर जाता और तुम कभी उसके साथ पीस यानी शांति नहीं बना पाते। तो उस समय सबसे सही समय ये था। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। और उस क्षण सबसे ज़रूरी इंसान तुम्हारे लिए वो इंसान था, वो बियर्डेड वॉन्टेड मैन। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और तुमने जो उसके साथ किया वो तुम्हारे लिए उस समय सबसे इम्पॉर्टेंट काम था, मतलब उसकी देखभाल करना। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। और याद रखना कि जो समय सबसे ज़रूरी है वो समय है अब। इसका मतलब है कि ना आप फ्यूचर के बारे में सोचो ना पास्ट के बारे में, अब में जियो, यानी कि अभी क्या करना है उस पर ध्यान दो। क्योंकि कोई ठीक नहीं है कि जीवन का कोई ठीक नहीं है कब कौन मर जाए, तो अभी को जिए और अभी में जो इम्पोर्टेंट काम है वो करें। बहुत बड़ा सीख दिया उस वाइज मैन ने। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। और ये सबसे ज़रूरी समय क्योंकि यही समय है जहाँ हम कुछ कर सकते हैं। पास्ट में तो हम कुछ कर नहीं सकते, फ्यूचर में हम जानते नहीं हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो इसी समय हमारे पास शक्ति है कुछ करने का, तो हम अभी ही करेंगे और यही सबसे सही समय होता है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ एट अ पार्टिकुलर मोमेंट। उसने पूछा था ना दूसरा सवाल में सबसे इम्पोर्टेंट आदमी कौन है मेरे लिए, तो जिस समय तुम जिसके साथ हो वही सबसे इम्पोर्टेंट है। पता नहीं अगले समय पर तुम उसके साथ हो पाओगे या किसी और के साथ हो पाओगे या नहीं, तो सबसे सही व्यक्ति वही है जो उस पार्टिकुलर मोमेंट पे तुम्हारे साथ है। जैसे उस समय वो जो संत था वो था, उसके बाद बियर्डेड मैन था, वैसे ही फॉर नो वन नोज वाट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वॉट एवर वी विल मीट एनी वन एल्स। तो वही जो मैंने बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट इंसान वही है जिसके साथ आप उस समय हैं, क्योंकि आगे पता नहीं क्या होगा और किसी और के साथ हम मिल पाएंगे या नहीं। अगर मान लो भूकंप आ गया, राजा मर गया, तो आगे किससे मिलेगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट वही है जिसके साथ वो आप अभी हो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड। सबसे सही चीज़ है करने के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पर्सन के साथ आप हैं उसके साथ अच्छा करने के लिए। बिकॉज वी वेयर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर द पर्पस अलोन। इसी पर्पस के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। लियो टॉल्स्टॉय इस खूबसूरत सी कहानी के राइटर हैं। इसमें एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया गया है इस पूरे स्टोरी में। वो 3 सवालों, जैसे पहला सवाल था कि सबसे सही समय क्या है, तो सबसे सही समय कुछ नहीं होता है, हम फ्यूचर नहीं जानते कि आगे क्या होगा, तो सबसे सही समय वही है जो अभी चल रहा है। सबसे सही व्यक्ति कौन है जिस पर भरोसा किया जाए, तो सबसे सही व्यक्ति वही है जो आपके साथ है, क्योंकि आगे आप किसके साथ रहोगे या नहीं रहोगे उसका कोई ठीक नहीं। और सबसे ज़रूरी काम क्या है, तो जिसके साथ आप हो उसके लिए अच्छा करना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद आपको मौका मिलेगा या नहीं। और इस दुनिया में हम इसी पर्पस के लिए आए हैं। ये बहुत अच्छी लाइन थी कि वी वेयर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। अच्छा करने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। तो इसी के साथ ही ये चैप्टर अब एंड होता है। ठीक है, एंड होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें
सब्सक्राइब कर दें और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।